स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग आज अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इस तरह का एक्सप्रेशन कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हम किस नाम देते हैं। नेट की प्रॉब्लम। इक्वेशन हमारे पास मैथमेटिकल टर्म कि जिसमें इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक इक्वेशन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमारा राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी। ये इक्वेशन हमारे पास आती है। जब इस इक्वेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं तो फिर अकाउंटिंग में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, एसेट्स को, और राइट हैंड साइड इसको एक्सप्रेस करती है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कैपिटल का नाम भी देते हो। ठीक हो गया जी। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कैपिटल का नाम भी देते हैं। सादिया नाम की बच्ची है, उसको माइक का बताओ। ठीक हो गया जी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी की बात, ये हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। अब बाज़ हमारे एमसीक्यूज इसमें किस बेस के ऊपर बन सकते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन के टोटल 3 कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन। इसमें एक एसेट है, एक लायबिलिटीज के तौर पे और ऑनर्स डी है। मे बी पॉसिबल को वो आपको इसमें से 2 कंपोनेंट्स देकर आपसे तीसरे कंपोनेंट्स की डिमांड करे, लायबिलिटीज देकर आपसे कहे कि आपने ऑनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी है, या आपको लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी देकर आपसे कहे आपने एसेट्स फाइंड आउट करना है, या एसेट एंड ऑनर इक्विटी देकर आपसे कहे लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो इन शॉर्ट वो आपसे किसी भी चीज डिमांड कर सकता है इन तीनों में से। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल आप इसमें से कंपोनेंट्स को स्वैप कर सकते हैं, और स्वैपिंग में इक्वालिटी साइन से जब हम इसको स्वैप करते हैं मैथ के रूल के मुताबिक जो प्लस होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या करते हैं आसानी, इन तीनों में से कोई 2 गिवन होने की वजह से तीसरा हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक हो गया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, फिर एक अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया। अब इसके बाद होता ये है कि जब हम बिजनेस पे मल्टीपल किस्म की ट्रांजेक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो ट्रांजेक्शंस इस इक्वेशन के ऊपर अफेक्ट होती हैं। हमारे बिजनेस में होने वाली ऑलमोस्ट हर ट्रांजेक्शन इस इक्वेशन के ऊपर अफेक्ट करती है, लेकिन अफेक्ट उसका इस तरह से होगा कि उस इक्वेशन को, उस ट्रांजेक्शन को इक्वेशन में एडजस्ट करने के बाद भी हमारी इक्वेशन आपस में क्या रहती है, बैलेंस रहती है। यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड्स हमेशा एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें एडजस्ट होने के बावजूद भी हमारी जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या रहती है, बैलेंस रहती है। यानी कि अब वो जो हमारे पास इफेक्ट्स जनरेट होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। बास ट्रांजेक्शन हमारी ऐसी होती हैं कि वो दोनों साइड्स पर क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं सेम अमाउंट का, कि दोनों साइड्स पर चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और कैसे होंगी, सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज होंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड्स पर चीजें डिक्रीज होंगी और सेम अमाउंट की डिक्रीज होंगी। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आती है, जरा गौर से देखिएगा, कि इसमें एक ही साइड पर इंक्रीज और एक ही साइड पर डिक्रीज, दूसरी साइड पर नो इफेक्ट आएगा, और ये प्लस माइनस करने के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। चौथी पॉसिबिलिटी में इस साइड पर नो इफेक्ट होगा और इसी साइड पर एक इंक्रीज आ जाएगा और डिक्रीज आ जाएगा। या इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टेटमेंट भी आ जाती है कि सपोज करते हैं कि यहाँ का इंक्रीज आपका 10 का है, सपोज करते हैं यहाँ का इंक्रीज आपका 15 का है, ये तो अनबैलेंस हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 5 का डिक्रीज भी आता है इसके अंदर, तो 5 का डिक्रीज 15 का इंक्रीज नेट ऑफ करके 10 का इंक्रीज आ जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन हमारे पास आती है। ठीक है, मैनी टाइम्स करें। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास। अब जरा देखिए, अब इन ट्रांजेक्शंस की एग्जांपल्स लेकर चलो तो आप लोगों के लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। एक तरफ एसेट इंक्रीज करे और एक तरफ लायबिलिटीज इंक्रीज करे, ऐसा पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि सपोज करते हैं कि मैंने कोई एसेट परचेज किया और मैंने वो एसेट उधार परचेज किया, मैंने क्रेडिट एसेट परचेज किया है। तो एक तरफ तो वो मेरे एसेट में इंक्रीज करेगा और ऑन द अदर साइड वो मेरी लायबिलिटीज को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बिकॉज आई हैव टू पे, क्या करना होगा, पे करना होगा।
फिर इसी तरह से ऑपोजिट साइड पे आते हैं, एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है कि जिसमें एसेट भी डिक्रीज कर रहा है, लाइबिलिटीज भी डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं उसी ट्रांजेक्शन को आगे कैरी करूं कि अब मैं उसकी पेमेंट करने जा रहा हूं, तो अगर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश करूंगा तो मेरा एसेट भी डिक्रीज करेगा और ऑन द अदर साइड में मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी इस चीज के ऊपर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरी ट्रांजेक्शन। अब इसमें हमने कहा कि राइट हैंड साइड हमारी नो इफेक्ट में आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा हमारे पास। अब ये ऐसा पॉसिबल है, सपोज करते हैं कि जी मैंने कैश पर फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर परचेज करना इंक्रीज इन एसेट्स और इसके अगेंस्ट कैश पे करना डिक्रीज इन एसेट। हमारे पास फिर क्या आता है कि एक ही साइड पर आपके दो इफेक्ट्स क्रिएट हो गए। अब एक और ट्रांजैक्शन जिसमें इस साइड पर नो इफेक्ट है और इस साइड पर ही दोनों इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। सपोज करते हैं कि मेरा एक पर्सन लाइबिलिटी थी, मेरी एक क्रेडिटर था जिसके मैंने पैसे देने थे। अब बजाय कि मैं उसको पैसे देता, मैंने उसको पैसे के बदले में अपने बिजनेस के क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। तो बिजनेस के शेयर्स देना मेरे बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज करेगा और ऑन द अदर साइड मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज कर गई क्योंकि मैं उसको पैसे नहीं देने। तो इसका मतलब फिर ये दोनों फैक्ट इस साइड पर जनरेट हो गए हमारे पास। ये मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स बन सकती हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो कर सकती हैं। अब इसके दूसरी साइड पर आते हैं, सपोज करते हैं कि अब ये जो मैंने ट्रांजेक्शन की एक एग्जांपल लिखी है कि लाइबिलिटी साइड के ऊपर 10 का इंक्रीज है और एसेट साइड के ऊपर 15 का इंक्रीज है, लेकिन उसके साथ साथ 5 का डिक्रीज साथ ही आपके पास आ रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे एडजस्ट हो सकती है? सपोज करते हैं कि जी मैंने 15 रुपए का एक एसेट परचेज किया है, तो 15 का एसेट का इंक्रीज आ गया और इसके अगेंस्ट मैंने 5 रुपए की पेमेंट की है कैश फॉर्म में, वो कैश से मेरा इंक्रीज हो गया और जो रिमेनिंग 10 रुपीज मेरे बचे हैं वो मैंने उधार कर लिया और उसकी मेरे पास क्या हो गई, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो इन शॉर्ट इस तरह की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ सकती हैं कि जो हमारी क्या करती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगी और एटलीस्ट उसके 2 से 3 इफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जितने भी इफेक्ट जनरेट हो जाए उस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड्स इस इक्वेशन की हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हमने इसको सॉल्व करते हुए कहीं ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हुई है, कोई हमारे से मिस्टेक हुई। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस के डिस्कशंस हैं जो मेजर आपके साथ हमने इसमें कवर अप कर ली। अब बेसिकली एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं और ऑनर इक्विटी। अब ये 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हमारे पास इनके अलावा 2 हेड्स और भी होते हैं, जिसमें एक इनकम है और इनकम के साथ साथ एक हेड हमारे पास कौन सा है, एक्सपेंस है। अब हाउ कैन वी एडजस्ट द इनकम एंड एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन में फिर इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि अभी मैंने बोला है कि एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस will affect the accounting equation। अब उस ट्रांजेक्शन में अगर कोई इक्वेशन ऐसी आती है कि जो इनकम में आती है हमारी, सपोज करता हूं, मैं कहता हूं कैश सेल्स, हमने कैश पे चीजें बेची, तो कैश पर चीज बेचना डेफिनेट सी बात है कि आपके लिए क्या जनरेट कर रहा है, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन जनरेट कर रहा है। सपोज करते हैं जी मैं यहाँ पर एक फिगर्स के साथ शो करता हूँ कि मैंने 1000 रुपए की चीजें सेल की हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक हो गया जी। और इसके अगेंस्ट जो ये चीजें थी उनकी 800 रुपए की कॉस्ट थी और इस चीजों के ऊपर 200 रुपए का हमने क्या जनरेट किया है, प्रॉफिट जनरेट किया। पॉइंट समझ आ गया जी? यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1000 की हमारे पास सेल्स है, 800 की उसकी कॉस्ट है और 200 हमारे पास इसमें प्रॉफिट है। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर, तो हाउ कैन एडजस्ट दिस ट्रांजैक्शन इन द इक्वेशन? अब जरा ध्यान से देखिए, 1000 की सेल इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट मींस दैट एसेट साइड के ऊपर प्लस हो गया कितने का, 1000 का प्लस इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में प्लस हो गया हमारे पास। उसके बाद 800 रुपए की कॉस्ट थी। अब इसका मतलब हमारे एसेट साइड में जहां पर इन्वेंट्री पड़ी होगी हमारी, उसमें से 800 माइनस हो जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास से चलेगी, 800 की कॉस्ट थी उसकी हमारी। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए, 1000 का प्लस 800 माइनस, तो नेट इफेक्ट कितने का बचता है, 200 रुपीज का। और ऑन द अदर साइड वो 200 किस चीज का है, प्रॉफिट का हमारे पास आता है। अब प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? डेफिनेट सी बात है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कौन बियर करता है, ऑनर बियर करता है। तो फिर इसका हर इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस का हम किसको एडजस्ट करेंगे, जाकर ऑनर्स इक्विटी को। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो 200 का हम इधर प्लस कर देंगे। अब अगर आप गौर से देखें
तो आपकी इक्वेशन वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस हो रही है यहाँ पर जाकर, ठीक हो गया जी। अब बैलेंस आपके पास किस तरह से हो रही है बेटा जी, कि एक तरफ आपका 1000 का प्लस है, 800 का इसमें माइनस आ रहा है, तो 1000 का प्लस और 800 का माइनस, नेट इफेक्ट 200 का प्लस बचता है, और यही 200 का प्लस आपका दूसरी साइड पर एडजस्ट हो गया। तो इस चीज को फिर हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया। इसमें क्लियर होगी, तो ये एडजस्टमेंट होगी हमारी, दोनों साइड एक दूसरे के क्या कर गई, इक्वल एडजस्ट हो गई इसके अंदर। होप्स ओके, ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, नहीं ना उसको बताओ। उसके बाद आगे चलते हैं। आप मिनिमाइज किस लिए करके रखते हो, आप डिस्प्ले स्क्रीन रखो बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास ही अब इस तरह की ट्रांजैक्शन। अब एक और छोटी सी एग्जांपल के साथ चलता हूं कि सिंपली आपने सैलरी पे की है, सैलरी आपने पे की है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब जरा ध्यान से इसको अब एडजस्ट करना चाहता हूं, अगर तो मैं इसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर आपने सैलरी पे की है तो कैश आपने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैश आपने इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। कैश आपने माइनस कर दिया, इसका मतलब एसेट साइड के ऊपर माइनस हो गया कैश, जितने की आपने क्या की है, सैलरी पे की है। अब सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश फॉर्म में दिया था वो एक एसेट है। एसेट की एडजस्टमेंट तो मैंने कर ली, डिक्रीज इन एसेट था मैंने माइनस कर दिया। अब जो एक्सपेंस है उसको कहां एडजस्ट करूं, मेरे हेड्स में एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेंस कौन बियर करता है, ऑनर ने बियर करना होता है। बिजनेस के अंदर रहते हुए ऑनर के खाते में जाता है, क्योंकि अगर इनकम होती है तो ऑनर ने एंजॉय करनी है, तो एक्सपेंसेस भी कहां से फिर जाने, ऑनर से। तो फिर यही हमारी सैलरी का पैसा ऑनर्स इक्विटी में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो दोनों साइड से जब लेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके बाद इक्वेशन फिर से आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल ट्रांजैक्शन जनरेट हो सकती हैं। अब पेपर में आपको कोई भी आपको किस तरह से दे सकता है कि आपको कुछ चीजों के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंसेस दे देगा। इक्वेशन आपका जो एमसीक्यू बन सकता है कि आपको 2-3 एसेट्स के बैलेंसेस पहले से प्रोवाइड कर देगा, एक लायबिलिटी का कैपिटल का बैलेंस प्रोवाइड कर देगा, और एक ट्रांजैक्शन आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस बताइए क्या आता है। तो बड़ी आसानी के साथ आप एडजस्टमेंट चीजों की करके और उसमें से आप फिर क्या कर सकते हैं, बैलेंस अपना निकाल सकते हैं। और बैलेंस याद रखिएगा मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। राइट हैंड साइड ऑफ द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों के बैलेंसेस हमेशा इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तो जाकर हमारा परफेक्ट आंसर होगा, उसको करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। अगर इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन में 100% कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि इक्वेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमने हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, और दोनों एस्पेक्ट्स हमेशा सेम अमाउंट के होते हैं बट ऑपोजिट इन नेचर होते हैं। यानी कि एक एस्पेक्ट हमेशा डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। बट अभी तक हमारी डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर बात नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हमारी लॉन्ग डिबेट होगी, क्योंकि आज के टॉपिक में भी हमारी डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने अभी उसको लॉन्ग डिबेट नहीं की, मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया उसको। जब हम जर्नल के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डिबेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से डिस्कशन सारी के सारी कि इक्वेशन क्या थी। मैं एक बार फिर से जो न्यू मेंबर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं रिकैप कर देता हूँ। हमने बात को स्टार्ट किया था कि बेसिकली इक्वेशन, मैं अकाउंटिंग के वर्ड को अभी बाद में बात कर रहा हूँ। इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इक्वेशन एक मैथमेटिकल टर्म है। इक्वेशन बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन जब इस इक्वेशन के साथ हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक्सप्रेशन ये कहता है कि एसेट्स ऑफ द बिजनेस विल मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का दूसरा नाम कैपिटल भी है। कैपिटल और लायबिलिटीज को सम कर लें तो उस बिजनेस के एसेट्स के बराबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है। हम जब बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में करते हैं, तो एवरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बड़ी याद रखिएगा मेरी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये हम शुरू से पहले दिन से बात करते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की जगह है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है। तो जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो हमारी इस इक्वेशन को अफेक्ट करती हैं, और इक्वेशन को अफेक्ट वो किस तरह से करती हैं, डिफरेंट तरीके से एस्पेक्ट आते हैं। मैंने यहाँ पर को 5 एग्जांपल्स आपके सामने शेयर की कि पॉसिबल है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो कि जो दोनों साइड्स पर इंक्रीज ले आए, पॉसिबल है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड पर क्या ले आए, डिक्रीज ले आए, पॉसिबल है कि जो एसेट साइड के ऊपर इंक्रीज भी ले आए, डिक्रीज भी ले आए, लेकिन दूसरी साइड पर नो इफेक्ट हो, पॉसिबल है कि वो एसेट साइड पर नो इफेक्ट हो लेकिन एक ही दूसरी साइड पर इंक्रीज भी ले आए, डिक्रीज भी ले आए, या पॉसिबल है कि दोनों साइड पर कोई कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि प्लस माइनस करने के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट दोनों का क्या निकले, सेम निकले।
तो जितने भी इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी एडजस्ट होती हैं, तो हर ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। और अगर इक्वल नहीं होते तो एज आई डिस्कस बिफोर के आपका डेफिनेट सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, और मिस्टेक है, गलती है, जिसको आप लोग रीचेक करें और आपका मिस्टेक से क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने कुछ इनकी एग्जांपल्स के साथ मैंने भी शेयर किया कि ऐसी सिचुएशंस कैसे कैसे क्रिएट हो सकती हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया कि इनकम और उसके साथ साथ एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कि इनकम अगर हमारे पास होती है तो उनके इफेक्ट्स किस तरह से एडजस्ट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट हुआ था, इनकम था, तो वो डायरेक्टली जाता है इक्विटी में। अब सिंपल बात कर देता हूँ कि इनकम और एक्सपेंस का ऊपर कोई हेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो ऑनर्स इक्विटी में एडजस्ट होती हैं। इनकम होने से इक्विटी बढ़ती है, इक्विटी में प्लस हो जाती है इनकम जो है, और जो एक्सपेंस होते हैं वो इक्विटी में से क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस भी कहाँ से पे होने हैं, इक्विटी में से। जब इनकम वो एंजॉय करेगा तो डेफिनेट सी बात है एक्सपेंस भी उसी ने फेस करने हैं। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम डिस्कशन थी विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैंने आपसे पेपर में बताया कि मल्टीपल वे से वो आपसे इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं कि वो आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के एग्जिस्टिंग बैलेंसेस दे देगा, और एग्जिस्टिंग नंबर क्या आता है दिखा दो, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस दिखा दो सर, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हमारे पास आते हैं, मुझे दिखा दो। एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हमारे पास जो होते हैं, अब उसके ऊपर बात होती है कि हमारे पास एमसीक्यू किस तरह से बन सकेगा कि एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हमें दिए जाएंगे और एग्जिस्टिंग बैलेंसेस के साथ हमें एक ट्रांजैक्शन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस एग्जिस्टिंग बैलेंसेस के ऊपर इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करें, और एडजस्ट करने के बाद फिर हमें टोटल बताइए कि इक्वेशन का टोटल आपके पास क्या आता है। तो आपने फिर उस इक्वेशन को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द दिस सिचुएशन। जो मैंने आपके बताई हैं वो इन्हीं में से कोई एक सिचुएशन होगी इंशाल्लाह, इससे बाहर आपके पास कोई और सिचुएशन नहीं होगी। क्लियर होगी बात जी? तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी की सारी वर्किंग चलेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मेजर डिस्कशन थी विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। होप सो के एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लियर इन दिस इक्वेशन। इसमें इक्वेशन में इसके अलावा एज सच और कोई लंबी चौड़ी डिबेट नहीं है। तो अभी इक्वेशन के ऊपर हम सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन सेशन लेते हैं, अगर वो कंप्लीट होता है फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके बाद आगे कैश बुक की तरफ। The word discount. There are two types of discount in accounting. Number one is trade discount and number two is cash discount. अब पहले तो इनका डिफरेंस, फिर उसके बाद इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। कैश डिस्काउंट हमारे पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्या है, और इनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहा जाता है, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड एक्चुअल डिसाइडेड प्राइस, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम बात क्या नाम देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। सपोज आप मार्केट में जाते हैं, एक चीज आप उसका प्राइस पूछते हैं, लिस्ट प्राइस उसकी कौन सी होती है, जो फर्स्ट इंस्टेंस या तो उसके ऊपर पेस्ट होती है, अमाउंट लिखी होती है, या जो आपको शॉपकीपर पहली बार में प्राइस बताता है किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। अब उस लिस्ट प्राइस के बाद आप उससे फिर बार्गेन शुरू कर देते हैं, नहीं जी मैंने इतने नहीं, मैंने इतने देने हैं, वो कहता नहीं मैंने इतने नहीं, इतने लेने हैं, और आपकी उस डिबेट करने के बाद, आपकी उस बार्गेनिंग करने के बाद जो फाइनली प्राइस डिसाइड होती है जिस पर दोनों पार्टीज एग्री करते हैं, तो लिस्ट प्राइस से हम डिसाइडेड प्राइस के ऊपर अगर आते हैं तो जितना हम नीचे आए उसके दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि सपोज अगर आपने मार्केट गए, आपको एक शर्ट पसंद आई, 2500 की शर्ट थी, आपने उसके ऊपर डिबेट किया और आपने उसको सपोज करते हैं 1800 में फाइनल करवा लिया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया 700 रुपीज का, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। और अगर मैं आसान वर्ड्स में बात करूं तो हमारी जो बार्गेनिंग होती है बेसिकली उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। ये तो है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी बात करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये तो जस्ट आपकी एक डिबेट है, जो आपने उसके साथ एक डिबेट की और पैसे छुड़वा लिए। इसका मतलब उस डिबेट के अंदर अभी तक कोई आपकी ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं हुई थी, ना वो विलिंग हो रहा था सेल करने के लिए और ना आप विलिंग हो रहे थे परचेज करने के लिए। आपकी दोनों की विलिंगनेस जिस प्राइस के ऊपर डिसाइड हुई, फिर आपने उसकी एंट्री पास करनी, और उससे पीछे जितने पैसे आपने डिबेट में छोड़ दिए
तो जस्ट एक बार्गेनिंग थी और उस बार्गेनिंग का हमारी अकाउंटिंग के अंदर कोई रोल नहीं है। हमने अपनी अकाउंटिंग में उसको कहीं पर भी बाय वर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट के तौर पर एडजस्ट नहीं करना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब हमने जो ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉर्ड करनी है वो किस प्राइस के ऊपर करनी है, जो डिसाइडेड प्राइस अब हमारी हुई है। अब लिस्ट प्राइस को हम अपनी अकाउंटिंग में एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसी की एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 2500 की हमारे पास लिस्ट प्राइस थी और हमने 1800 रुपया इसका पे किया, तो फाइनली अगर जो हम एंट्री पास करेंगे वो 1800 रुपए के साथ एंट्री पास करेंगे, ना तो 700 का कहीं पर जिक्र आएगा और ना ही 2500 का जिक्र आएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब कैश डिस्काउंट। अब मैं इस प्राइस से फर्दर आगे जाने लगा हूं कि जो आपका डिसाइड हो गया, डिसाइडेड प्राइस हो गई, और अब यहाँ पर मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि सपोज करते हैं कि आपने चीज क्रेडिट पे परचेज की। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, 1800 की प्राइस डिसाइड हुई, आप पीरियड डिसाइड होता है उसका, सपोज करते हैं 2 हफ्ते का पीरियड डिसाइड हो गया, 15 दिन का, ये 1 महीने का आपका क्रेडिट पीरियड डिसाइड हो गया। अब 1 महीने के बाद पेमेंट करने की बात आती है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, अब मैं यहाँ पर फिलहाल वो रीजन डिस्कस नहीं कर रहा कि ड्यू टू एनी रीजन आपने उसको ऑफर की या वो एग्री कर गया कि वो 1800 की बजाय आपसे 1500 देने पर वेलिंग हो गया। अब चलें 2 रीजन मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। बात अर्ली पेमेंट डिस्काउंट आपको मिलता है, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिबेट का नाम देते हैं। चलें इसको भी एक इसी बहाने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, रिबेट के। बात क्या होता है कि अर्ली पेमेंट करने का हम इसको क्या नाम देते हैं, रिबेट का नाम भी देते हैं, या इसको भी डिस्काउंट कहा जाता है कि अर्ली पेमेंट आपने, हालांकि डिसाइड हुआ था 1 महीने का टाइम, लेकिन आप अपने कांटेक्ट करते हैं क्रेडिटर को कि जी आपका डिसाइड तो हमारा 1 माह का था, लेकिन अगर मैं आपको 1 हफ्ते में ही पेमेंट कर दूं तो क्या आप मुझे कोई डिस्काउंट देते हैं। तो उसने आपको ऑफर करवाई कि इट्स ओके फाइन, आप 1800 की बजाय मुझे 1500 दे दे, तो अब मैं आपको इस महीने में आपकी इस हफ्ते में मुझे पेमेंट करने में आपको 300 का क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। या बाद फिर पेमेंट बहुत प्रोलॉन्ग हो गई, बहुत लेट होती जा रही है, तो उस टाइम के ऊपर भी वो कहता है इट्स ओके फाइन यार, 1500 देकर अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दो। तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो है, अब जो डिस्काउंट यहां पर क्रिएट हुआ 300 रुपए का, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को हम लोग किस चीज का नाम, पास 3 चीजें डिस्कस हो गई बेटा जी। अब वो तीनों चीजें हमारे पास क्या हैं, अब जरा ध्यान से मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा। सबसे पहले हमने कहा था लिस्ट प्राइस, फिर हमने कहा था प्राइस डिसाइडेड, और उसके बाद कहा था एक्चुअल प्राइस पेड, एक्चुअल पेड। लिस्ट प्राइस थी हमारे पास 2500 की, डिसाइड हुआ 1800 रुपया, और एक्चुअल में पे कितना हुआ, 1500 रुपया। अब 18 से 2500 के दरमियान जो 700 रुपया था, इसको हमने नाम दिया था किस चीज का, ट्रेड डिस्काउंट का। और हमने कहा था कि इस 700 रुपए की हमारी अकाउंटिंग में किसी किस्म की कोई जगह नहीं बनती। और 1800 के ऊपर हमने लाकर जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, अब उसने अपनी बुक में 1800 की सेल रिकॉर्ड कर ली, हमने अपनी बुक में 1800 की परचेज रिकॉर्ड कर ली, लेकिन जब बात आई पेमेंट के ऊपर, तो पेमेंट हमने कितने की है, 1500 रुपए की, तो फर्दर 300 रुपए का हमारा इसमें डिस्काउंट क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट। अब इसी कैश डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब किस तरह से देते हैं कि जिसने डिस्काउंट अलाउ किया है, जो डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और जिस डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड एज अ इनकम रिकॉर्ड होगा। तो ये है हमारी एक छोटी सी डिस्कशन डिस्काउंट के रेफरेंस से कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट एंड व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो अर्ली पेमेंट की मैंने बात की है, तो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिबेट का नाम भी दिया जाता है वो डिस्काउंट नेचर ही आपके पास, लेकिन अर्ली पेमेंट के जो कॉन्सेप्ट को हम डिस्काउंट की बजाय ज्यादातर रिबेट का वर्ड यूज करते हैं कि आपकी जो प्राइस टाइम डिसाइड हुआ था, अगर उस डिसाइडेड टाइम से आपने अर्ली पेमेंट कर दी है, तो अर्ली पेमेंट को की वजह से जो आपको कंसेशन मिली है, जो आपको इसको कह सकते हैं एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट की एक्सेप्टेंस मिली है आपको, कहां से, आपके क्रेडिटर की तरफ से, रेमिशन का वर्ड भी इसको दिया जाता है, तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, फिर डिस्काउंट का नाम दे दिया, या इसको रिबेट का नाम दे दिया जाता है। तो होप सो कि ये कांसेप्ट ऑफ डिस्काउंट आपके सामने क्लियर हो गया। अब इसको उठाकर अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ लिंक करता हूं कि आपको अगर ट्रांजेक्शन दी जाती है और उस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट का डायरेक्टली इक्वेशन के ऊपर तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने जब अपनी ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करना है, तो आपने उसको लिस्ट प्राइस से कहां पर लेकर आ जाना है, एक्चुअल प्राइस डिसाइडेड है, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर आपने उसमें से उसको माइनस कर देना है। इसी एग्जांपल के ऊपर बात करूं तो ट्रांजैक्शन पे 2500 की नहीं बल्कि किस पे रिकॉर्ड होगी, 1800 की, और बाद में जब इसकी पेमेंट होती है, तो पेमेंट फिर आपने 1800 की बजाय किस पे करनी होती है, 1500 के ऊपर पेमेंट आपने करनी होती है। इसकी क्लियर होगी बात जी। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट, जो कि हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ओके हो गया।
होप्स पे ये भी आपके साथ क्लियर है। अब मीटिंग का टाइम हमारा ऑलमोस्ट एंड है, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ आपके साथ, तो फिर हम अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पर्सनल सेशन भी इससे रिलेटेड मैं उसी में कैरी कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है? आइए जी, थैंक यू जी।